नौवें छोटे प्रिंस वांग ने 5 करोड़ उधार लिए थे, लेकिन संपर्क जानकारी मेरी छोड़ दी। जब कर्ज बढ़कर 10 करोड़ हो गया तो खतरनाक कर्ज वसूलने वाले आखिरकार मेरे घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। बहुत देर तक हाथ जोड़कर विनती करने के बाद किसी तरह मैंने उन्हें वापस भेजा। तभी मेरी पत्नी और सास डरते डरते बेडरूम से बाहर आई। मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तलाक, मैं खाली हाथ चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा कर्ज नहीं उठाऊंगी। अपना कर्ज खुद संभालो, मुझे इसमें मत घसीटो। मैंने कितनी भी बार समझाया कि पैसा उसके भाई ने उधार लिया है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी सास ने जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तू मेरी बेटी से अपना कर्ज भरवाना चाहता है, ऊपर से मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है, अभी तलाक होगा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सच सुनना है, रुओलान तुम्हारे अच्छे भाई शू सेनियन के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब उम्मीद छोड़ दो। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैं तो सिर्फ पूछना चाहता था कि क्या उन्हें पैसों की जरूरत है, ये अचानक तलाक तक कैसे पहुंच गया। मैंने सूखी आवाज में पूछा, तुम शू सेनियन के बच्चे की माँ बनने वाली हो, ये कब हुआ? झांग रुओलान ने घृणा से मुंह फेर लिया। तो क्या हुआ अगर है? तुमसे क्या मतलब? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मुझे तुम्हारे जैसा निकम्मा पति नहीं चाहिए जो सिर्फ कर्ज करता है और जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। झांग फेंगशियन ने मुझे लात मारते हुए कहा, सुना नहीं, कल सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक लेंगे। फिर वह अपनी बेटी की ओर देखकर हंस पड़ी। अच्छा हुआ, हर बार इस निकम्मे के साथ होने से पहले तुम गर्भ निरोधक गोलियां खा लेती थी, वरना ये बच्चा पैदा करके तुम्हें बांध देता और अपने कर्ज चुकवाता। मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ तो हर बार वो पहले से ही दवा खा लेती थी। 3 साल की शादी में रुओलान कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। सास रिश्तेदारों के सामने हमेशा मुझे नामर्द कहती थी और अस्पताल में जांच तक करवाने भेज दिया था। रिपोर्ट में मुझ में कोई कमी नहीं निकली, इसलिए बात खत्म हो गई थी। लेकिन असलियत ये थी कि वो हर बार गर्भ निरोधक लेती थी, यहाँ तक कि वो चाहती थी कि मैं किसी और का बच्चा अपना समझकर पालूं। रुओलान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया था उसे सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है। शादी के पैसे भी कितने कम दिए थे। सास ने तिरस्कार से थूकते हुए कहा, इतने मामूली दहेज के लिए तुम्हारे घर वालों को कितना समय लगा था। मैं शुरू से नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। मुझे 3 साल पहले की शादी याद आ गई। 9,09,000 युआन शुभ राशि के तौर पर तय हुए थे, लेकिन शादी वाले दिन सास ने दुल्हन को कार से उतरने नहीं दिया और अतिरिक्त 10 लाख युआन कार से उतरने की फीस मांग ली। मुझे ये सरासर लूट लगी, लेकिन रुओलान रोने लगी कि उसकी माँ की बस एक बेटी है। आखिर मैंने दांत भींचकर पैसे दे दिए। फिर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सास ने और 1 लाख युआन नाम बदलने की फीस मांग ली। मैंने मना किया, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि खुशी के मौके पर झगड़ा ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने पैसे दे दिए। असल में मेरे पिता पहले ही उनके असली स्वभाव को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने हमारी अरबों की संपत्ति छिपा रखी थी और शादी भी पुराने घर में करवाई थी। आखिरकार वे लोग 30 लाख युआन लेने के बाद शांत हुए, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी दहेज में नहीं दिया। बाद में पता चला कि पूरा पैसा मेरे साले जांग हाओचेंग को उड़ा देने के लिए दे दिया गया था। पिता ने मुझसे कहा था, समय इंसान का असली चेहरा दिखाता है। अब समझ आया कि वो कितने सही थे। मैंने गहरी सांस ली और साले को फोन लगाया। तलाक मंजूर है, लेकिन उसका कर्ज मैं नहीं चुकाऊंगा। अभी उसी से बात करता हूँ। मैंने कई बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तभी रुओलान ने मेरा फोन जमीन पर पटक दिया। तुम सिर्फ इसलिए मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि पापा विदेश गए हैं और फोन नहीं उठा सकते। सास ने मेरा फोन दूर लात मारकर फेंक दिया। अपना कर्ज हमसे भरवाएगा, खुद को समझता क्या है। उसी समय दरवाजा जोर से टूटकर खुला। शू सेनियन गुस्से से अंदर आया। जियान हुआई, तुम जानवर हो, पूरे 10 करोड़ का कर्ज चढ़ा रखा है। रुओलान तुरंत उसके सीने से जा लगी। सेनियन, ये मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहा है कि उसने पैसे उधार लिए। शू सेनियन ने उसके सिर पर किस किया। तुम मेरे घर आकर रहो, वरना अगली बार कर्ज वसूलने वाले आकर तुम्हें और हमारे बच्चे को डरा देंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखकर तिरस्कार से हंसते हुए कहा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? जब भी तुम बिजनेस ट्रिप पर जाते थे, क्या तुम्हें लगता है रुओलान घर पर रहती थी? वो मेरी ही बेड पर सोती थी, तुमसे ज्यादा। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। लेकिन सबसे बड़ा झटका सिर्फ पत्नी की बेवफाई नहीं थी, बल्कि ये था कि शू सेनियन मेरा यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा दोस्त था। कुछ साल पहले जब शू सेनियन बेरोजगार था, तब मैंने बिना एक पल सोचे उसे 1 लाख युआन उधार दिए थे। बाद में जब उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, तब मैंने ही उसे एक कंपनी में सिफारिश करके नौकरी दिलवाई। धीरे धीरे वह वहां ऊंचे पद तक पहुंच गया और उसकी सालाना सैलरी 50 लाख युआन हो गई। लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि वो कंपनी असल में मेरे पिता की थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यही एहसान फरामोश दोस्त मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाएगा। इन्हीं यादों में खोया हुआ था कि अचानक मेरे अधीन काम करने वाले का फोन आया। प्रेसिडेंट केन, कृपया तुरंत कंपनी वापस आइए। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से कंपनी पहुंचा। वहां पहुंचते ही देखा कि झांग रुओलान, शू सेनियन और जांग फेंगजुआन के साथ मिलकर कंपनी में बड़ा हंगामा कर रही थी। रुओलान लीगल डिपार्टमेंट में कागज तैयार करवा रही थी। आज से मैं इस घटिया कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हूँ। मैं अपने सारे शेयर वापस लेना चाहती हूँ। शू सेनियन शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर आया और बोला, जल्दी से साइन करो और तलाक खत्म करो। उस 10 करोड़ के कर्ज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। उधर झांग फेंग जुआन कंपनी के क्लाइंट्स के सामने चिल्लाने लगी, इस कंपनी के मालिक का चरित्र बहुत खराब है, कोई भी इस कंपनी को मत चुनो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। क्लाइंट्स एक एक करके उठने लगे
और अपना सामान समेटकर बाहर जाने लगे। लेकिन सास अभी भी शांत नहीं हुई। वह कर्मचारियों की डेस्क के पास जाकर चिल्लाई, सब लोग अपनी कीमती चीजें संभाल लो, तुम्हारा घटिया बॉस 10 करोड़ का कर्जदार है, पता नहीं कब सब सामान लेकर भाग जाए और तुम्हें सैलरी भी ना दे। जैसे ही कर्मचारियों ने मुझे अंदर आते देखा, उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान छिपा लिया और आपस में फुसफुसाने लगे। तो बॉस सच में 10 करोड़ का कर्जदार है, लगता है सच में पैसे लेकर भाग सकता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और सास भी हंगामा कर रही हैं। उसका पुराना भाई भी उसके खिलाफ हो गया। हमें शायद नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैं गुस्से में अंदर घुसा। तुम लोगों को अफवाह फैलाने और यहाँ तमाशा करने का क्या हक है? कंपनी को जो भी नुकसान होगा मैं तुम सब पर केस करूंगा। शू सेनियन नकली धर्मात्मा बनते हुए रोलान के सामने खड़ा हो गया। तुम पर पूरे 10 करोड़ का कर्ज है, ये सच है। कर्मचारियों की फुसफुसाहट और तेज हो गई। तभी मेरी माँ अंदर आई और हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले ही तो तुमने नीलामी से मेरे लिए गहने खरीदे थे। मुझे अचानक याद आया कि आज काम खत्म होने के बाद मैं उन्हें डिनर पर ले जाने वाला था। रोलान ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, नीलामी? तुम्हारे बेटे ने वो गहने सूदखोरों से कर्ज लेकर खरीदे थे, वरना तुम भी बर्बाद हो जाती। माँ ये सुनकर सन्न रह गईं। वो कुछ कहकर जाने ही वाली थीं कि रोलान ने उन्हें घृणा से धक्का दे दिया। क्या तुम बाहरी हो? मैंने कहा ना, मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे परिवार का नहीं है। मेरी माँ पहले से हाई ब्लड प्रेशर की मरीज थी। धक्का लगते ही उनका शरीर लड़खड़ा गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ी। मैं घबराकर उनकी तरफ दौड़ा। माँ क्या हुआ आपको? लेकिन रोलान तिरस्कार से हंस पड़ी। बूढ़ी औरत हमेशा नाटक करती रहती है। क्या अब हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो? जल्दी यहाँ से निकलो, कहीं गुस्से से सच में मर मत जाना। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले गए। माँ का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो बोल भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मैंने बिना देर किए उन्हें उठाया और तुरंत अस्पताल भागा। इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच की और बताया कि भावनात्मक झटके की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। उन्हें निगरानी में अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मैं वार्ड से बाहर निकला और विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गए अपने पिता को फोन किया। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर पिता ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुरंत वापस आने की फ्लाइट बुक करता हूँ। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम अपनी माँ का ध्यान रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। थोड़ा रुककर उन्होंने और कहा, मैं शू सेनियन और जियांग परिवार से भी निपटूंगा। फोन रखने के बाद मैं अस्पताल के बेड के पास बैठ गया। मैंने वह क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जो मैंने रोलान को दिया था, वही कार्ड जिससे वह घर का सामान और रोजमर्रा का खर्च चलाती थी। मैंने उससे कहा था कि उसकी लिमिट सिर्फ 10,000 युआन प्रति महीना है और हर महीने मैं बिल चुका दूंगा। लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि उस कार्ड की असली लिमिट 10 करोड़ युआन थी। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वो शू सेनियन के कई वीचैट मैसेज थे। उसने अपनी और रोलान की बेहद करीबी तस्वीरें भेजी थी, साथ में वॉइस मैसेज भी। भाई, इसके लिए सॉरी, तुम पर बहुत ज्यादा कर्ज है, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक सलाह दूंगा, जाकर खुद को बेच दो और कर्ज चुका दो। वैसे भी रोलान कहती है कि तुम बेड पर बिल्कुल बेकार हो, इसीलिए वो मेरे पास आई। मैं गुस्सा नहीं हुआ बल्कि हंस पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया है ना, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शू सेनियन हंसते हुए बोला, शुरू में मुझे लगा था तुम कोई अमीर घर के लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारा भाई बना। अगर पता होता कि तुम सिर्फ सूदखोरों से कर्ज लेकर अमीर बनने का नाटक करते हो तो मैं तुम्हारी तरफ दोबारा देखता भी नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया। अगली सुबह मैं कुछ सामान लेने घर वापस गया ताकि अस्पताल में माँ के साथ रह सकूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने झांग रोलान खड़ी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? आज हमें सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर तलाक लेना था ना। झांग फेंगजुआन ने भी आते ही मुझे लात मार दी। स्पष्ट था कि उन्हें सच में तलाक की जल्दी नहीं थी। वे बस चाहते थे कि मैं 10 करोड़ का कर्ज चुका दूं। मैंने दांत भींचते हुए उन्हें दूर धक्का दिया। मेरी माँ तुम्हारी वजह से अस्पताल में भर्ती है और तुम्हें अभी भी सिर्फ तलाक की पड़ी है। रोलान व्यंग्य से हंस पड़ी। बीमार तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं, उससे मेरा क्या लेना देना। तभी शू सेनियन ने तलाक के कागज मेरे सामने फेंके। सब कुछ तैयार है, बस साइन कर दो। रोलान ने पेन मेरी तरफ उछालते हुए कहा, मैं पहले ही वकील से सलाह ले चुकी हूँ। अगर तुम खाली हाथ घर छोड़ दोगे तो तुम्हें कर्ज भी नहीं उठाना पड़ेगा। जल्दी साइन करो और मेरी और शू सेनियन की शादी में देरी मत करो। मुझे ये सब बेहद फनी लगा। मैंने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। सिर्फ कर्ज से बचने के लिए वह सबको छोड़ने को तैयार थी। ऐसे में मेरे परिवार की अरबों की संपत्ति भी स्वाभाविक रूप से उसे नहीं मिलने वाली थी। साइन होते ही शू सेनियन ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। चलो अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और तलाक पूरा करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। मैंने उसे झटक दिया। आज मेरी माँ की सर्जरी है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन झांग फेंगजुआन फिर चिल्लाई, बकवास बंद करो, चाहे तुम्हारी माँ मरी क्यों ना जाए, पहले तलाक होगा। वे लोग मुझे जबरदस्ती बाहर घसीट ले गए। रास्ते भर झांग फेंगजुआन जोर जोर से चिल्लाती रही कि मैं 10 करोड़ का कर्जदार हूँ। आसपास के लोग तमाशा देखने लगे। लगता है इस आदमी ने सूदखोरों से कर्ज लिया है, इसकी पत्नी इसे तलाक दे रही है। सुना है ये अपना कर्ज साले पर डालना चाहता था। कितना घटिया इंसान है। सिविल अफेयर्स ब्यूरो में कर्मचारी ने पूछा, क्या तलाक की सारी शर्तों पर सहमति हो चुकी है? रोलान ने तुरंत कागज आगे बढ़ा दिया। हाँ, ये खाली हाथ जाएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सारी प्रक्रिया
बहुत आसानी से पूरी हो गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही रुओलान आखिरकार मुस्कुराई। मैं आखिरकार आजाद हो गई। शू सेनियन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैसे ही तलाक का कूलिंग पीरियड खत्म होगा हम शादी कर लेंगे। यह कहकर उसने सबके सामने शू सेनियन को गले लगाकर किस कर लिया। अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए, वरना मैं जिंदगी भर इस निकम्मे के साथ बर्बाद हो जाती। झांग फेंग जुआन और भी घमंडी हो गई। उसने मुझे धक्का देकर कहा, दफा हो जा, मेरी बेटी अब शू सेनियन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी और दोबारा तुम्हारा गरीब चेहरा नहीं देखेगी। मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मुड़कर जाने लगा। तभी शू सेनियन ने जानबूझकर ऊंची आवाज में फोन मिलाया ताकि मैं हर शब्द सुन सकूं। दानहाई ग्रैंड होटल, आज रात 7 बजे सेलिब्रेशन पार्टी के लिए प्राइवेट रूम चाहिए, सबसे शानदार व्यवस्था करना और 2012 वाली 2 बोतल लाफाइट भी रखना। फोन काट कर वह मुस्कुराया। हम आज जश्न मनाने वाले हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे? मैंने गहरी सांस ली, उसकी तरफ मुड़ा और ठंडी आवाज में कहा, दफा हो जाओ। रूलान खिलखिलाकर हंस पड़ी। शू सेनियन, इस बेवकूफ की परवाह मत करो, इस पर अभी 10 करोड़ का कर्ज है, पता नहीं कब कर्ज वसूलने वाले इसे मार डालें। झांग फेंक जुआन थूकते हुए बोली, जो किया है वही भुगतेगा, यही कर्मों का फल है। उसी समय अचानक पीछे से लोगों का एक झुंड आ गया। उनका नेता एक गंजा ताकतवर आदमी था और उसके पीछे 7 से 8 टैटू वाले गुंडे खड़े थे। गंजे आदमी ने जैकेट उतारते हुए गरज कर कहा, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। उसकी आवाज सुनकर रुओलान और शू सेनियन घबरा गए। झांग फेंग जुआन ने तुरंत तलाक के कागज निकाल लिए और जल्दी से बोली, इसका इससे अब कोई संबंध नहीं है, इसे मारो या पीटो, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गंजा आदमी उलझन में दिखा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया, जिसने कर्ज लिया है उसे आगे लाओ। अगले ही पल जियांग हाउसिंग को घसीटकर सामने लाया गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे। वो सुअर की तरह चिल्लाने लगा, माँ, दीदी, जीजाजी, मुझे बचा लो, मैंने 10 करोड़ उधार लिए हैं, अगर आज पैसे नहीं दिए तो ये लोग मुझे उठा ले जाएंगे। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। रोलान हकलाने लगी, भैया तुम क्या कह रहे हो? कर्ज तो किन वेई पर है, तुम पर नहीं। झांग फेंक जुआन तुरंत उसकी रस्सियां खोलने दौड़ी और मेरी तरफ उंगली दिखाकर बोली, तुम लोग गलत आदमी पकड़ लाए हो, इसे पकड़ो। शू सेनियन ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तुम आदमी हो भी या नहीं, खुद कर्ज लेकर अब हाउसिंग पर इल्जाम डाल रहे हो। आसपास के लोग भी मेरी तरफ उंगलियां उठाने लगे। जरूर यही असली कर्जदार होगा, वरना बात तलाक तक क्यों पहुंचती। तभी गंजे आदमी ने जियांग हाउसिंग को जोरदार लात मारी। मेरा पैसा किस पर है, मुझे नहीं पता क्या, खुद बताए ने। जियांग हाउसिंग फिर रोने लगा, माँ, दीदी, कर्ज मैंने लिया है, मैंने इनसे कहा था कि अगर तुम लोग पैसे दे दोगे तो ये लोग झगड़ा नहीं करेंगे। जीजाजी पहले भी 30 लाख युआन दहेज में दे चुके हैं, उसके पास जरूर और भी पैसे होंगे, जल्दी उससे मदद मांगो। ये कहते हुए जियांग हाओचेंग मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अभी अभी साइन किए गए तलाक के कागज निकाले और सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बहन से तलाक ले चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा जीजाजी नहीं हूँ। जियांग हाओचेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने रुओलान की तरफ देखकर कहा, तुम लोग पागल हो क्या, इतना बड़ा एटीएम हाथ से जाने दिया और सच में तलाक ले लिया। रुओलान ने उसे खींचकर उठाया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इस गरीब निकम्मे के सामने घुटने टेक रहे हो? इसकी माँ अस्पताल में पड़ी है और इलाज के पैसे तक नहीं है, इसके पास 10 करोड़ कहाँ से आएंगे? उधर झांग फेंगजुआन धीरे से रुओलान के कान में फुसफुसाई, जाकर शू सेनियन से बात करो, वो कंपनी का बड़ा अधिकारी है, उसके पास जरूर 10 करोड़ होंगे, उससे कहो शादी के लिए 10 करोड़ दहेज देना पड़ेगा। यह सुनते ही शू सेनियन का चेहरा बदल गया। वह हकलाने लगा और कुछ बोल नहीं पाया। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, वह बहुत फिजूल खर्च इंसान था। 10 करोड़ तो दूर, उसके लिए 10 लाख निकालना भी मुश्किल था। झांग फेंगजुआन घबरा गई। तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हारे पास 10 करोड़ नहीं है? तुमने पहले कहा था तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, अब मेरी बेटी से तलाक करवाकर पीछे हटना चाहते हो? मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। कंपनी में इसकी ऊंची पोस्ट भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। रोलान ने गुस्से से मुझे घूरा। तुम खुद को क्या समझते हो, ये हमारा मामला है, मेरे सेनियन के बीच मत बोलो। विषय बदलने के लिए शू सेनियन ने हाथ उठाकर मुझे मारने की कोशिश की। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित है, बल्कि जल्द ही मेरा प्रमोशन होने वाला है। तभी गंजा आदमी बुरी तरह चिढ़ गया। मुझे तुम्हारा ड्रामा देखने का समय नहीं है, अगर पैसे नहीं है तो हम इसे उठा ले जाएंगे। जियांग हाओचेंग दर्द से चिल्लाने लगा, शू सेनियन, अगर तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो पहले 10 करोड़ दहेज दो, वरना मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। झांग फेंग जुआन रोते हुए बोली, हमारे पास पैसे हैं, मेरे बेटे को मत मारो। रोलान, जल्दी पैसे निकाल। रोलान ने तुरंत वही क्रेडिट कार्ड निकाला जो मैंने उसे दिया था और गंजे आदमी को पकड़ा दिया। ये वही कार्ड है जिससे मैं घर का सामान खरीदती हूँ, देखो इसमें कितना पैसा निकलता है, पहले इससे इन्हें शांत करो, मेरे भाई को मत मारो। गंजे आदमी के साथी ने कार्ड मशीन में डाला। बीप बीप। फिर वह हैरानी से बोला, बॉस, इस कार्ड की लिमिट सच में 10 करोड़ है, लेकिन कार्ड लॉक हो चुका है। गंजे आदमी ने कार्ड वापस फेंक दिया। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या, कार्ड में पैसा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता। झांग फेंग जुआन सदमे में आ गई। उसने रोलान को पकड़ लिया। 10 करोड़, ये कार्ड कहाँ से आया? रोलान वहीं खड़ी रह गई।
मेरी तरफ जटिल नजरों से देखते हुए। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे? तभी झांग फेंगजुआन ने जल्दी से शू सेनियन का हाथ पकड़ लिया। अच्छे दामाद, तुम दोनों पहले भाई जैसे थे, जरूर इसने किसी चाल से तुम्हारे पैसे चुरा लिए होंगे, इसलिए तुम अभी हकलाने लगे थे, है ना? चलो अभी पुलिस बुलाकर पैसे वापस लेते हैं। आसपास खड़े लोग भी सहमत होने लगे। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। पुलिस बुलाओ। शू सेनियन उस क्रेडिट कार्ड को लालच भरी नजरों से देख रहा था। फिर उसने मुझे घूरा। झांग फेंगजुआन मेरे पास आई और मुझे मारते हुए चिल्लाने लगी, तूने सेनियन के पैसे चुराए हैं, अब भी कार्ड अनलॉक कर, अगर पैसे में कुछ हुआ तो जान से मार दूंगी। मैंने उसे धक्का देकर दूर किया। ये सब मेरे परिवार का पैसा है, तुम लोगों से इसका कोई संबंध नहीं। आखिरकार गंजे आदमी का धैर्य टूट गया। उसने जोरदार मुक्का मारकर जियांग हाओचेंग के सिर पर दे मारा। इतनी देर के बाद भी तुम्हारे परिवार के पास पैसे नहीं है? तुरंत उसके माथे पर बड़ा सा सूजन निकल आया। जियांग हाओचेंग रोते हुए बोला, मेरे पास पैसे हैं, मेरी माँ के पास घर है, पहले उसे बेच देते हैं। ये सुनते ही झांग फेंगजुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। तू क्या बोल रहा है? वो मेरा रिटायरमेंट वाला घर है। गंजे आदमी ने मेरी तरफ देखा। मिस्टर केन, चूंकि आपका तलाक हो चुका है, आप जा सकते हैं। फिर उसने झांग फेंगजुआन, रुओलान और शूसेनियन की तरफ इशारा किया। लेकिन माँ, बहन और बॉयफ्रेंड यहीं रुकेंगे। ये सुनते ही शूसेनियन घबरा गया। मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं इन्हें जानता तक नहीं। रुओलान सन्न रह गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कह रहे हो? हम शादी करने वाले थे, हमारा बच्चा। लेकिन अगले ही पल शू सेनियन ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम्हारा भाई इतना बड़ा कर्जदार है और फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो? क्या मुझे भी बर्बाद करना चाहती हो? झांग फेंगजुआन गुस्से से उस पर टूट पड़ी। हरामी, मेरी बेटी की भावनाओं से खेलकर अब भागना चाहता है, ऊपर से मेरी बेटी पर हाथ भी उठाया। लेकिन साफ था, झांग फेंगजुआन शू सेनियन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। कुछ ही वारों में झांग फेंगजुआन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैं वहां से जाने ही वाला था कि अचानक जियांग रोलान मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। किनवेई, प्लीज मेरे भाई को बचा लो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी 30 दिन का कूलिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ, हम तलाक वापस ले सकते हैं। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा। मैडम, तुमने शादी के दौरान धोखा दिया है, अगर तुम तलाक वापस भी लेना चाहो तब भी मैं कोर्ट में जाकर तलाक ले सकता हूँ। उसी समय सड़क की तरफ से इंजनों की जोरदार आवाज सुनाई दी। काले रंग की लग्जरी मायबाग कारों का लंबा काफिला हमारी तरफ आया। सभी गाड़ियों के नंबर लगातार थे। काफिला रुकते ही दर्जनों ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड बाहर निकले और 2 लाइन में खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक साथ झुककर कहा, यंग मास्टर किन, चेयरमैन आपको घर ले जाने आए हैं। आसपास खड़े सभी लोग दंग रह गए। हे भगवान, ये तो शेंगटियन ग्रुप की गाड़ियां हैं, वही शेंगटियन ग्रुप जिसकी कीमत सैकड़ों अरब है। यंग मास्टर किन, क्या ये किन हुआ ही है? झांग फेंगजुआन की आंखें फटी रह गईं। क्या यंग मास्टर? कौन चेयरमैन? जियांग रोलान अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। वो खाली नजरों से मुझे देखती रह गई। तुम्हारे परिवार का बैकग्राउंड इतना बड़ा है और तुम इतने साल गरीब होने का नाटक करते रहे। आखिरी कार का दरवाजा खुला। मेरे पिता बाहर उतरे। काले सूट में उनका चेहरा बेहद गंभीर लग रहा था। उन्होंने ठंडी नजरों से शू सेनियन की तरफ देखा। शू सेनियन, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को तुम्हारे गबन के सबूत मिल चुके हैं, अब तुम्हारे खिलाफ केस किया जाएगा। शू सेनियन ने पहले मुझे देखा, फिर मेरे पिता को। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ गया। प्रेसिडेंट किन, आप इसके पिता हैं? पिता ने हाथ हिलाया। 2 बॉडीगार्ड तुरंत आगे बढ़े और शू सेनियन को पकड़ लिया। वो घबराकर छटपटाने लगा। नहीं प्रेसिडेंट किन, मुझसे गलती हो गई। किनवेई, प्लीज मेरे लिए एक बार बात कर दो, हम भाई थे। मैंने बिना भाव के उसकी तरफ देखा। पहले थे, अब नहीं। इसके बाद पिता ने गंजे आदमी की तरफ देखा। जियांग हाओचेंग ने तुमसे कर्ज लिया है, जैसे चाहो वसूली करो, लेकिन ये सार्वजनिक जगह है, ज्यादा तमाशा मत करना। गंजा आदमी तुरंत विनम्र हो गया। चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट किन, हम कानूनी कंपनी है, हमारे पास IOU और कॉन्ट्रैक्ट सब है। पिता ने सिर हिलाया और मेरी तरफ मुड़े। तुम्हारी माँ की सर्जरी होने वाली है, चलो अस्पताल वापस चलते हैं। उधर बॉडीगार्ड्स ने घुटनों पर बैठी रोलान को पीछे खींच लिया। वो रोते हुए चिल्लाने लगी, पति मेरी बात सुनो, मुझे शू सेनियन ने बहकाया था, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं पिता के साथ कार की तरफ बढ़ गया, लेकिन रोलान पीछे भागती रही। पति, मुझे और हाओचेंग को मत छोड़ो। झांग फेंगजुआन भी भागती हुई आई। रुको, हम परिवार हैं, हर बात बैठकर सुलझा सकते हैं। पहले हाओचेंग का कर्ज चुका दो, इसे उधार समझ लो, बाद में लौटा देंगे। मैं रुका, मुड़कर उनकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, जियांग रुओलान, हमारा तलाक हो चुका है। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। इतना कहकर मैं कार में बैठ गया। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ गया। कार की खिड़की से मैंने देखा रुओलान सड़क पर गिरकर रो रही थी, जबकि झांग फेंगजुआन अब भी गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। कार के अंदर पिता ने मुझे पानी की बोतल दी। चिंता मत करो, मैं उन्हें 10 गुना कीमत चुकवाऊंगा। मैंने पूछा, डैड आप क्या करने वाले हैं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, शू सेनियन के गबन के सबूत मेरे पास पहले से हैं, रकम बहुत बड़ी है, उसे कई साल जेल में रहना पड़ेगा। और जियांग परिवार, उन्होंने तुमसे जो कुछ लिया है सब वापस लिया जाएगा, साथ ही हाओचेंग के कर्ज को और बढ़ाने का इंतजाम भी कर दिया है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। जब हम अस्पताल पहुंचे, माँ की सर्जरी खत्म हो चुकी थी। हमें देखते ही वो मुस्कुरा दी। पिता ने उनका हाथ पकड़ा, अब आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसी रात मुझे रुओलान के 4 से 5 मैसेज आए। मैंने खोले। पति, मुझे शू सेनियन ने बहकाया था, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा परिवार इतना अमीर है तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। मैं अभी बच्चा गिरा दूंगी और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगी, लेकिन दहेज 10 करोड़ होना चाहिए। तुम्हारा परिवार इतना तो दे ही सकता है
है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? इतना घमंड मत करो। क्या तुमने कभी मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाते देखा है? ये मैसेज पढ़कर मुझे घिन महसूस हुई। मैंने तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। 3 दिन बाद माँ पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज होने वाली थी। मैं उन्हें लेने अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैंने कार पार्क की, अचानक शू सेनियन दौड़ता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हालत बेहद खराब थी। दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों के नीचे काले घेरे। किनवे, क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? मैंने हाथ झटक दिया। दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसा इंसान कभी मेरा भाई था ही नहीं, मैं ही अंधा था। शू सेनियन सीधे घुटनों पर बैठ गया। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और अब फ्रॉड के केस में जेल भेजने वाले हैं। किनवे, प्लीज उनसे कहो केस वापस ले लें। इस बार छोड़ दो, आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखने लगे। अरे ये तो वही शेंगटियन ग्रुप वाला अधिकारी है जिसे अफेयर और फ्रॉड की वजह से निकाला गया था। हाँ वही, कितना घटिया आदमी है। अब यंग मास्टर किन के सामने घुटने टेक रहा है। जो किया है वही भुगत रहा है। जो बुराई करता है उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। जब तुम और जियांग रुओलान मेरे साथ धोखा कर रहे थे, तब तुम्हें अंजाम का ख्याल क्यों नहीं आया? ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। शू सेनियन अचानक भड़क गया। ये मेरी गलती नहीं थी। जियांग रुओलान ने ही मुझे बहकाया था। उसने कहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम उसे खुश नहीं कर पाते। वो खुद मेरे पास आई थी। मैं मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। किन वेई, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो रोने लगा। मेरी बूढ़ी माँ घर पर अकेली है, अगर मैं जेल चला गया तो उसका क्या होगा? मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, हाथ छोड़ो। लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। सब उस जियांग रोलान की गलती है, उसी ने मुझे बहकाया। तभी पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। शू सेनियन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जियांग रोलान भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने ढीले कपड़े पहने थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और वो मुश्किल से चल पा रही थी। वो दौड़कर आई और सीधे शू सेनियन को थप्पड़ मार दिया। तुमने ही मुझे बहकाया था, तुमने ही हर बार मुझे पहले से गर्भ निरोधक गोलियां खाने को कहा था। उसने कमजोर हाथ से अपना पेट पकड़ लिया। अब मैंने बच्चा गिरा दिया है, मैं फिर से किनवे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। उसकी आंखों में पछतावा नहीं, सिर्फ लालच था। अगर तुम्हारी वजह से ये सब नहीं होता तो आज मैं शेंगटियन ग्रुप की युवा मालकिन होती, सैकड़ों अरब की मालकिन। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी एबॉर्शन करवाया हो। मुझे घिन महसूस हुई और मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरू करना चाहता हूँ। रुओलान ने गुस्से में शू सेनियन को फिर थप्पड़ मारा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मेरे और मेरे पति के बीच सब बर्बाद कर दिया। दर्द से तिल मिलाकर शू सेनियन ने भी उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। वो मेरा बच्चा था, तुमने उसे गिराने की हिम्मत कैसे की? रुओलान पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 10 करोड़ कहाँ है? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बच्चा गिरा दिया। दोनों सड़क पर लड़ने लगे। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। देखो देखो, धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका लड़ रहे हैं। दोनों ने मिलकर पति को धोखा दिया था। ये औरत तो हद है, दूसरी शादी के लिए भी 10 करोड़ दहेज मांग रही है। क्या इसके शरीर में हीरे लगे हैं? शू सेनियन की आंखें लाल हो गईं। उसने रुओलान का गला कसकर पकड़ लिया। मैं खुद केस में फंसा हूं, कहां से लाऊं 10 करोड़? वो चीखने लगा। अगर उस रात तुम काली स्टॉकिंग पहनकर मुझे बहकाने नहीं आती तो मैं अपने अच्छे भाई को कभी धोखा नहीं देता। मुझे लगा मामला हाथ से निकल रहा है, इसलिए मैं पीछे हट गया और पुलिस बुलाने की तैयारी करने लगा। उधर रुओलान सांस लेने के लिए तड़प रही थी। तभी अचानक झांग फेंग जुआन कहीं से ईंट उठाकर दौड़ी और शू सेनियन के सिर पर मार दी। छोड़ मेरी बेटी को, क्या सरेआम किसी को मार डालोगे? वो गालियां देते हुए लगातार मारती जा रही थी। तुम कमीने आदमी, तुम्हारी वजह से मेरा इतना अच्छा दामाद हाथ से निकल गया। अब जबकि रुओलान शू सेनियन से अलग होकर फिर मेरे पास लौटना चाहती थी, सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोगों के मामले से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं जाने लगा। शू सेनियन मुझे पकड़ने दौड़ा, लेकिन झांग फेंगजुआन ने उसे रोक लिया। गुस्से में उसने झांग फेंगजुआन को कई मुक्के मार दिए। ये देखकर रुओलान चीख पड़ी और उसने शू सेनियन के हाथ पर जोर से काट लिया। भीड़ में लोग चिल्लाने लगे, अरे कोई पुलिस बुलाओ, आदमी औरतों को मार रहा है। तीनों सड़क पर आपस में उलझ गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी लड़ाई के दौरान शू सेनियन ने रुओलान के पेट में कई जोरदार मुक्के मार दिए। रुओलान दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। वो जैसे पागल हो गई थी। बिना कुछ सोचे उसने भी वापस उस पर हमला कर दिया। रोलान! झांग फेंग जुआन डर से चीख उठी। अचानक रोलान की स्कर्ट के नीचे से खून बहना शुरू हो गया और कुछ ही सेकंड में पूरा फर्श लाल हो गया। भीड़ सन्न रह गई। एम्बुलेंस बुलाओ, बहुत खून बह रहा है, कोई मर जाएगा क्या? आ रहा। तभी पुलिस भी पहुंच गई। उसी समय मेरे पिता अस्पताल से बाहर आए। उन्होंने तुरंत मेरी तरफ देखा। किनवेई, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। पिता ने राहत की सांस ली। अच्छा है, बाकी लोगों की मुझे परवाह नहीं। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया। बॉडीगार्ड्स ने शू सेनियन को पकड़ लिया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची। मेडिकल स्टाफ ने जियांग रुओलान को स्ट्रेचर पर रखा, लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। उन्होंने काफी देर तक सीपीआर किया, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अब कोई लाइफ साइन नहीं है। झांग फेंग जुआन पागलों की तरह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मेरी बेटी रुओलान, उठो! पुलिस शू सेनियन को गिरफ्तार करके ले गई। उसके हाथ खून से सने हुए थे।
वो बार बार बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं मारा, वो खुद मुझसे टकराई थी। कुछ देर बाद पूरा इलाका पुलिस ने घेर लिया। मैं अस्पताल के बाहर खड़ा एम्बुलेंस को दूर जाते देखता रहा, जिसमें रुओलान की लाश थी। मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं खुद नहीं समझ पा रहा था। झांग फेंगजुआन जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थी। मेरी बेटी। पिता मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो, बाकी सब पुलिस संभाल लेगी। मैं चुपचाप उनके साथ वापस अस्पताल के कमरे में चला गया। माँ अपना सामान पैक कर चुकी थी और डिस्चार्ज होने के लिए तैयार थी। क्या हुआ, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा था? माँ ने चिंतित होकर पूछा। पिता ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। घर लौटते समय पिता ने धीरे से कहा, शू सेनियन ने गलती से जियांग रोलान को मार डाला। इस बार वो नहीं बचेगा। फ्रॉड और गैर इरादतन हत्या, कम से कम कई दशकों की जेल। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर पिता बोले, और जियांग हाओचेंग? वो कुछ पल रुके। उस पर सिर्फ 10 करोड़ का नहीं और भी कर्ज था, कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़। वो जिंदगी भर भी नहीं चुका पाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो चुका था कि मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा और फोन निकाला। जियांग रुओलान अब भी मेरी वीचैट कॉन्टैक्ट लिस्ट में थी, भले ही मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसकी मोमेंट्स खोली। उसकी आखिरी पोस्ट 3 दिन पहले की थी, नई शुरुआत, बेहतर भविष्य का इंतजार। फोटो में वो और शू सेनियन मुस्कुरा रहे थे। मैंने फोन बंद किया और आंखें मूंद ली। अगली सुबह पुलिस कप्तान का फोन आया। उन्होंने मुझे बयान देने के लिए बुलाया। थाने में मैंने पूरी घटना विस्तार से बताई। कप्तान ने कहा, अगर शू सेनियन गैर इरादतन हत्या और फ्रॉड दोनों में दोषी पाया गया तो उसे कम से कम 30 साल की सजा होगी। मैंने बस चुपचाप सिर हिला दिया। थाने से बाहर निकलते ही मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। किन वे, मैं जियांग हाओचेंग हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मर गई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं सच में बर्बाद हो चुका हूँ। मैसेज पढ़कर मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। मदद? जब तुमने कर्ज लेकर मेरा नंबर दे दिया था और कर्जदारों को मेरे पीछे लगा दिया था, तब तुम्हें आज का दिन याद नहीं आया? मैंने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले कुछ दिनों तक मैं घर पर रहकर माँ का ख्याल रखता रहा। उनकी तबीयत काफी सुधर चुकी थी और वो पहले से ज्यादा खुश दिखने लगी थी। पिता भी हर शाम घर आकर हमारे साथ खाना खाते और माँ से बातें करते। एक रात खाने के बाद पिता मुझे अलग ले गए। जियांग हाओचेंग के बारे में खबर मिली है। मैंने पूछा, क्या हुआ उसे? पिता ने धीमे स्वर में कहा, कर्जदार उसे म्यांमार ले गए थे। उसके बाद से कोई खबर नहीं थी। शायद अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, और झांग फेंगजुआन? पिता ने लंबी सांस ली। वो पागल हो चुकी है। बेटी की मौत और बेटे के गायब होने का सदमा वो सह नहीं पाई। अब शहर के बाहर कूड़े के ढेरों में खाना ढूंढती फिरती है और हर दिन बड़बड़ाती रहती है। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहती है? पिता ने कहा, लोगों ने उसे बार बार कहते सुना, मुझे तो बेटा और बेटी दोनों के सहारे सुखी बुढ़ापा बिताना था। फिर उन्होंने सिर हिलाया। बेचारे लोगों में अक्सर नफरत के लायक बातें भी होती हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, ये सब कर्मों का फल है। उसी समय असिस्टेंट दरवाजे पर आया। प्रेसिडेंट किन, जियांग हाओचेंग का पता चल गया है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? असिस्टेंट ने जवाब दिया, उसे म्यांमार के एक कैसीनो में मृत पाया गया। उस पर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसीलिए उसे पीट पीट कर मार दिया गया। वो कुछ पल रुका। लाश 3 दिन पहले मिली थी और सड़ना शुरू हो चुकी थी। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। समझ गया। 1 महीने बाद शू सेनियन का केस अदालत में चला। मैं गवाह के रूप में कोर्ट पहुंचा। अदालत में शू सेनियन की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। जज ने फैसला सुनाया। शू सेनियन गैर इरादतन हत्या और फ्रॉड दोनों में दोषी पाया गया है। संयुक्त सजा, 30 वर्ष कारावास। फैसला सुनते ही शू सेनियन आरोपी की सीट पर ढह गया। जब मैं अदालत से बाहर निकला, तेज धूप आंखों में चुभ रही थी। मैंने हाथ उठाकर धूप से आंखें ढकी। पिता मेरे पास आए। सब खत्म हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्की सांस छोड़ी। हाँ, सब खत्म हो गया। 3 महीने बाद मैंने आधिकारिक तौर पर पिता की कंपनी संभाल ली और मैनेजमेंट सीखना शुरू कर दिया। पिता ने कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब समय है कि तुम जिम्मेदारी संभालो। एक रात मैं कंपनी की ऊंची बिल्डिंग की खिड़की के सामने खड़ा था। हाथ में रेड वाइन का ग्लास था और नीचे पूरा शहर चमक रहा था। मैं सोचने लगा, अगर उन्होंने मुझे कर्जदार समझकर धोखा न दिया होता, अगर मुझे सच्चाई पहले से पता होती, तो शायद किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक कभी नहीं करती। लेकिन आखिर में सब सिर्फ एक झूठा तूफान निकला। मैं हल्का सा मुस्कुराया और एक ही घूंट में पूरी वाइन पी गया।